दोस्तों, एक महिला जो पिछले 6 महीने से अपने मायके में रह रही है और वहां पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती है। इस दिन सुबह सुबह जब दूसरों के घर में काम करने के लिए घर से निकलती ही है तो भी अचानक से उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि कलेक्टर साहब की गाड़ी थी और वह धीरे धीरे उनके घर की तरफ ही आ रही थी। अब इस गाड़ी को देखने के बाद वह महिला रुक जाती है और उसे देखने लगती है। तभी उसके घर से थोड़ी दूर आकर वह गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से उसका अनपढ़ पति निकलता है। जैसे ही वह महिला यह सब कुछ देखती है तो बड़ी हैरान हो जाती है। दोस्तों, कौन थी यह महिला और किस वजह से उसका अनपढ़ पति कलेक्टर साहब की गाड़ी से निकला था? कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो में कृपया अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है सोनिया, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। सोनिया पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी क्योंकि उसके पिता के पास ज़्यादा रुपए पैसे नहीं हैं और वह जैसे तैसे करके अपनी बेटी को सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब एक दिन सोनिया कॉलेज जाती है तो कॉलेज जाते वक्त एक व्यक्ति जो कि मार्केट आया था कुछ काम के लिए, वह सोनिया को देख लेता है क्योंकि सोनिया कॉलेज के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रहा करती थी। वह और लड़कियों की तरह इधर उधर नज़रें नहीं घुमाया करती थी, वह ज़मीन की तरफ देखते हुए चला करती थी और यह स्वभाव उस व्यक्ति को उस लड़की का पसंद आ जाता है। वह व्यक्ति पास ही के गांव का जमींदार होता है जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है और उसके 2 लड़के हैं। जब वह व्यक्ति सोनिया को देखता है तो उसके बाद उस कॉलेज में जाकर सोनिया के बारे में पता करता है और उसे उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, वह सोनिया के घर जाता है और उसके पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। अब सोनिया का पिता जब यह बात सुनता है कि एक बड़े जमींदार बेटी का हाथ मांगने आए हैं तो वह कहने लगता है कि साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? हम लोग गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत करो। तो वह जमींदार कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी के रहने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसी बहू अपने बेटे के लिए चाहिए। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी करने की व्यवस्था भी ना हो तो मैं अपने पैसों से शादी करा दूंगा, बस तुम शादी के लिए हामी भर लो। और जब पिता देखता है कि उसके पास पैसों की तंगी भी है और ऊपर से फ़िलहाल उसकी बेटी की शादी आसानी से हो रही है तो वह भी रिश्ते के लिए हामी भर देता है। और जैसे ही सोनिया कॉलेज से वापस आती है तो उसका पिता उसे बता देता है कि बेटी, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है और हम लोगों ने हामी भर दी है। उनके पास ढेर सारी पुश्तैनी ज़मीन है और वे जमींदार लोग हैं, पास ही के गांव के नामी ग्रामीण लोग हैं और उस घर में अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तू रानी की तरह वहां पर ऐश करेगी। अब यह बात सुनकर बेटी अपने पिता से मना करती है क्योंकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन पिता कहते हैं कि बेटी, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बना दूं और उसके बाद भी अगर तुम्हारी पढ़ाई मैं करवा भी दूं तो इसकी क्या गारंटी कि तुम एक बड़ा अधिकारी बन जाओगी। इससे अच्छा तो तुम शादी कर लो, यही ठीक रहेगा। अब बेटी जब पिता की हालत को देखती है और उसकी बातों को सुनती है तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। उसके बाद सोनिया के पिता उस बड़े जमींदार के पास खबर भिजवा देते हैं और यहाँ पर इन दोनों की शादी तय हो जाती है। जमींदार के 2 लड़के थे और एक कारण यह भी था जमींदार का सोनिया को पसंद करने का, क्योंकि जमींदार के लड़कों की शादी नहीं हो रही थी। जमींदार का जो बड़ा लड़का था वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ऊपर से पैसे की वजह से वह इधर उधर बदनाम भी था कि यह लोग किसी की भी इज्जत नहीं किया करते, ना ही किसी तरह से किसी से अच्छे से बात करते हैं। तो इसी वजह से जो जमींदार होता है उस लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सोनिया है वह घर के अंदर आ जाती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखा करती है।
और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान किया करती है। वह एक बार अपने पति कमलेश से कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, अगर आप मुझे आगे की पढ़ाई करा दो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उसका पति कमलेश जो 12वीं फेल था उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास रुपए पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आगे की पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर आराम से रहो, घर का काम करो, वैसे भी तुम्हें बच्चे ही संभालने हैं। ऐसा कहकर पति ने मना कर दिया था। लेकिन वहीं पर उसी घर के अंदर उसका एक छोटा देवर था जिसका नाम होता है रोहित, जो कि बीए में पढ़ाई कर रहा था और उसकी पढ़ाई को देखकर सोनिया बड़ी खुश हो जाती है। रोहित का व्यवहार अपने भाई के बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर किया करता था और उसे अपनी माँ की नज़रों से देखा करता था। इधर रोहित के माता पिता हैं वे बड़े ही अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई कमलेश था वह पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर रहा करता था। अब इसके बाद जब रोहित पढ़ाई करता रहता है तो सोनिया अपने सपनों को रोहित के अंदर जीने लगती है और वह रोहित को एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगती है। लेकिन जो रोहित होता है अभी इस बात को नहीं समझता है और वह भाभी की बातों को यूं मजाक में उड़ा दिया करता है और बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता है। वह पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था, लेकिन उसे पता था कि उनके पास काफ़ी रुपया पैसा है, तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वह लोग बड़े अधिकारी बने। वैसे भी अगर वह जीवन भर कुछ भी ना करे तो भी इतनी इनकम परिवार की थी जिससे उनकी ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी। इसी वजह से वह फ़िलहाल अपनी भाभी की किसी भी बात पर कोई भी गौर नहीं देता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से वह एक होटल पर बैठा हुआ था और उसी होटल पर कलेक्टर साहब आते हैं, जिनका रुतबा देखकर वह एकदम से हिल जाता है। वह वहीं के कलेक्टर साहब थे, उनके पास सिक्योरिटी थी और साथ में सरकारी गाड़ी भी थी और साथ में ड्राइवर भी था। यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा रुतबा हो तो वह इस पैसे के सामने बहुत कुछ है। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज़्यादा सुनने लगता है और भाभी उसे बार बार मोटिवेट किया करती है। बड़ा अधिकारी बनने के लिए धीरे धीरे जो छोटा बेटा होता है रोहित, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता है। जब बड़ा भाई कमलेश यह देखता है कि छोटा भाई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है तो पहले उसे मना करता है, कहता है कि भाई तू क्या करेगा, घर के अंदर आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन रोहित के दिमाग में जो उसकी भाभी ने उसे बताया था कि बड़े अधिकारी का अच्छा खासा रुतबा होता है और पैसे से वह चीज़ खरीदी नहीं जा सकती, वह सभी बातें घूम रही थी। और साथ में उसने खुद ने अपने आप ही कलेक्टर साहब को भी देख लिया था, तो इसी वजह से वह इस बात के लिए फोर्स करने लगता है। बड़ा भाई जब देखता है कि छोटा फोर्स कर रहा है उसकी इच्छा के विरोध, तो वह उसे मना करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। और छोटा भाई जब यह देखता है कि बड़ा भाई मना कर रहा है तो वह उससे लड़ाई करने लगता है और इसी लड़ाई के दौरान जो बड़ा भाई है वह कह देता है कि हमारी तरफ से तो कुछ भी कर, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल जो कमलेश था फ़िलहाल घर का बड़ा लड़का था और घर का पूरा चार्ज उसी के हाथ में था। माता पिता भी अपने बड़े बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने घमंड में ज़्यादा चूर था और वह साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जब रोहित को अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं तो वह एक शाम को अपनी भाभी से बात कर रहा था। जब उसके घर में उसका भाई नहीं था तभी उसकी भाभी उसे कुछ पैसे ला कर देती है और कहती है, यह लो रोहित, यह रहे पैसे और इन पैसों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ। लेकिन यह बात तुम्हारे भाई को पता न चल जाए और तुम यहाँ से बेशक जा सकते हो। ऐसा कहकर उसने अपने वो पैसे दे दिए थे जो पैसे वह अब तक इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े घराने में उसका रिश्ता हुआ था। तो शादी के टाइम पर जितने भी पैसे उसके पास इकट्ठा हुए थे सभी को उसने एकत्रित करके रखा था। अब रोहित को जब पैसे मिलते हैं तो उसके बाद उसने माता पिता की आज्ञा लेता है और कोचिंग करने के लिए बड़े शहर में चला जाता है।
रोहित वहाँ पर जाकर कोचिंग करने लगता है। इधर जो कमलेश है उसको यह बात जब पता चलती है कि रोहित यहाँ से चला गया है तो उसके बाद उसे बड़ी ही नाराज़गी होती है, लेकिन उसने उससे पैसे नहीं लिए थे तो इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कह पाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसे और भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिताजी पूरी तरह से लाचार थे, क्योंकि फ़िलहाल घर का पूरा लेखा जोखा बड़े बेटे के हाथ में उसने सौंप रखा था और बड़ा बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर कामयाब हो। इसके बाद वह इस बात को लेकर काफ़ी चिंता में रहता है और यह बात कहीं ना कहीं सोनिया को भी पता चल जाती है। जब सोनिया को पता चलता है कि उसके देवर को पैसों की ज़रूरत है तो इसी वजह से सोनिया अपने ससुर जी को अपने गहने को निकाल कर दे देती है, जो गहने उसके ससुर ने उस पर चढ़ाए थे, और कहती है कि इन गहनों को ले जाओ और इन्हें बेचकर रोहित को दे देना ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। अब यह सब देखकर सास ससुर की आंखों में आंसू आ गए थे और वह अपनी बहू को धन्य बताते हैं और कहते हैं कि बेटी, ज़रूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तू हमारे परिवार में आई है। अगर तू नहीं होती तो बेटे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद जो रोहित का पिता होता है उन जेवरों को बेचता है और बेचने के बाद रोहित के पास पैसे पहुंचा देता है। वह सभी लोग इस बात को बड़े लड़के यानी कि कमलेश से छुपा लेते हैं और चुपके से उस परिवार में यह सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रोहित होता है वह एक कलेक्टर बन जाता है और उसके बाद वह वहीं से यानी कि यहाँ पर वह वापस नहीं आया था और वहीं से ट्रेनिंग के लिए चला गया था। रोहित ने अपने परिवार में यह बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है और चुपके से ट्रेनिंग करके वह घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसके अपने माता पिता से बात तो होती थी, लेकिन उसने कभी भी यह बात महसूस नहीं होने दी और कहा था कि अभी तो मुझे लगभग 2 साल और लगेंगे। इसके बाद जब रोहित के पिता उसे पैसों के लिए पूछते हैं तो वह मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भाभी उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष कर रही है। तो इसी वजह से वह ट्रेनिंग के टाइम में मना कर देता है, क्योंकि फ़िलहाल उसको सैलरी मिला करती है और वह कह देता है कि अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मैं यहीं से अपना इंतज़ाम कर लेता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग जब 1.5 साल की कंप्लीट हो जाती है तो उसी दौरान यह सभी बातें कमलेश को पता चल जाती है कि उसकी पत्नी ने अपने वह पैसे भी दे दिए और साथ में सारे के सारे जेवर भी बेच दिए अपने देवर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम के समय माता पिता के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बहू कितनी अच्छी है, और यह सभी बातें कमलेश चुपके से सुन लेता है। जब इन बातों को सुनता है तो माता पिता पर चिल्लाने लगता है और ऊपर से अपनी जो पत्नी होती है उस पर पिटाई लगा देता है और कहता है कि जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए थे? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ और तूने मेरा कहा क्यों नहीं माना? सोनिया उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, अगर वह अच्छी तरह से पढ़ लेगा तो लोग तुम्हारी और भी ज़्यादा इज्जत करने लगेंगे और तुम्हारा चारों तरफ से नाम हो जाएगा। लेकिन जो कमलेश होता है उसके दिमाग पर पागलपन का भूत सवार था और ऊपर से वह 12वीं फेल भी था, तो इसी वजह से उससे यह बात सहन नहीं होती है और वह अपनी पत्नी को रात के समय धक्के देकर घर से निकाल देता है। यह सब देखकर जो रोहित के माता पिता होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेटे के सामने वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और चुपचाप ऐसे ही घर के अंदर रह जाते हैं। इसके बाद सोनिया वहाँ से अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वहाँ पर उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसी वजह से जो सोनिया होती है वहाँ पर दूसरों के घरों में काम किया करती है ताकि वह अपने परिवार के ऊपर बोझ ना बने और वहीं पर बने रहे। उसे विश्वास था कि उसका देवर रोहित ज़रूर वापस आएगा, वह उसे वहाँ से वापस ले जाएगा। उसके बाद जब उसके माता पिता उसे कहते हैं कि बेटी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वह मना कर देती है और कहती है कि नहीं पिताजी,
अभी समय सही नहीं है, जब सही समय आएगा तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ऐसा कहकर वह अपने पिता से मना कर देती है और वहीं पर इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो उसका देवर होता है रोहित, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। वहाँ पर उसे सरकारी आवास भी मिलता है और साथ में गाड़ी और सिक्योरिटी भी मिली थी। इसके बाद वह अपने घर वालों को इस बात का सरप्राइज़ देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। गांव के अंदर जैसे ही रोहित की गाड़ी घुसती है तो उसके बाद लोग इस पर निगाह डटने लगते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही वह अपने घर पर गाड़ी से उतरता है तो सभी लोग इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं और लोगों में कानाफूसी होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और इसके बाद रोहित जैसे ही अपने घर में घुसता है तो घर में उसका भाई था और उसके माता पिता थे। सबसे पहले वह अपने भाई के पैर छूता है और कहता है कि भैया, आप चाहे कितने ही नाराज़ हो मुझसे, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो और आपका दर्जा मेरे लिए पिता के समान है, क्योंकि अगर भाभी नहीं होती तो मैं यह कामयाबी बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद वह अपने माता पिता के पैर छूता है और अपनी भाभी को घर के अंदर ढूंढने लगता है। लेकिन जब घर के अंदर उसे उसकी भाभी नहीं मिलती तो अपने माता पिता से भाभी के बारे में पूछता है तो उसके माता पिता पूरी कहानी उसे बता देते हैं कि किस तरह से तुम्हारे भाई को इस बारे में पता चल गया था और इसी वजह से तुम्हारे भाई ने उसे धक्के देकर निकाल दिया है। इसके बाद रोहित को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है और चीख चीख कर कहने लगता है, देखो यह भीड़ है, आज से पहले कभी हमारे घर पर इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी। भले हमारे पास कितना पैसा हो, कितना ही रुतबा हो, लेकिन यह चीज़ क्या आपने महसूस की है? इसके बाद जो उसका भाई कमलेश होता है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने छोटे भाई और माता पिता से इस बात के लिए माफ़ी मांगने लगता है। तो रोहित अपने माता पिता से कहता है रोहित ने अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी, वह बात तो ठीक है, भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया था, लेकिन आप लोग इस बारे में मुझे भी तो बता सकते थे। तो रोहित का पिता कहता है कि नहीं बेटा, बता तो हम देते, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बाद जो रोहित होता है वह अपने भाई को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और कहता है जो भूल आपने की है उसे आप ही को सुधारना होगा और अब हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। इसके बाद दोनों भाई कलेक्टर वाली गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा वह सोनिया के घर पहुंच जाते हैं। सोनिया अपने मायके से काम के लिए जा रही थी। जैसे ही इस गाड़ी को देखती है रुक जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है उसके बाद उसका वह पति कमलेश, जिसने उसे लाने से मना कर दिया था, वह उस गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही कमलेश सोनिया के पास आता है तो एकदम से हाथ जोड़कर रोकर माफ़ी मांगने लगता है। सोनिया यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि उसका वह अनपढ़ पति, जिसने पढ़ाई लिखाई को काफ़ी दिनों पहले बंद कर दिया था, वह कलेक्टर साहब की गाड़ी में कैसे, और इसके साथ पुलिस वाला भी है। तभी उस गाड़ी में से उसका देवर रोहित निकलता है और निकलने के बाद वह अपनी भाभी के पैर छूने लगता है। जैसे ही सोनिया अपने देवर को कामयाब हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपने देवर को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद उसका पति उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सोनिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बड़ी गलती कर दी है जो तुम जैसी महिला को अपने घर से निकाल दिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तुम हमारे साथ चलो और वहीं पर हमारे साथ रहना। उसके बाद वह लोग वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में आने के बाद जो सोनिया होती है वह इस बात की बड़ी खुशी मनाती है। जो कमलेश था उसका भी घमंड चूर चूर हो गया है इस रुतबे को देखकर जो उसके छोटे भाई ने प्राप्त किया है। उसके बाद वह अपने माता पिता का आदर करने लगता है और अपनी पत्नी का कहा मानने लगता है। इससे पहले भी सोनिया उसे समझाया करती थी,
लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता था और कहता था कि तू औरत है और औरत की तरह रह। लेकिन यहाँ पर सोनिया की समझदारी की वजह से उसे घर के अंदर इज्जत मिलने लगी। कमलेश को बिना मतलब कि गांव वाले बड़ी इज्जत दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसका छोटा भाई जो था एक कलेक्टर है। उसके बाद जब कलेक्टर साहब की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी को पहले अपनी भाभी के बलिदानों के बारे में बता देता है और इसके बाद उसकी पत्नी भी उनकी बहुत इज्जत करने लगती है। पूरा परिवार एकजुट होकर रहता है और माता पिता भी इस बात को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, रोहित के बारे में आपकी क्या राय है और कमलेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? सोनिया जैसी भाभी के बारे में आप 2 लाइन अवश्य लिखिए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।